चलिए स्टूडेंट, तो फिर आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 7। टॉपिक नंबर 7 में हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका एनालिसिस, राइट, और एनालिसिस ऑफ स्टेप अप चॉपर, राइट। तो स्टेप अप चॉपर और साथ ही साथ हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और 5 स्टार रेटिंग टॉपिक है और इससे आपको यूनिवर्सिटी में 110% 90% चांसेस है कि आपको इससे न्यूमेरिकल मिलेगा, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो आपको न्यूमेरिकल भी मैं सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पे कि हम किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ स्टेप अप चॉपर, डिराइव द एक्सप्रेशंस ऑफ एवरेज आउटपुट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ इनपुट वोल्टेज एंड ड्यूटी साइकिल। दिस इज डेरिवेशंस पूछ लिया। For a step-up chopper has input voltage is 220 volt and output voltage is 660 volt. If the conducting time of chopper is 100 microsecond, calculate the pulse width of output voltage. Right, same again एक न्यूमेरिकल दिया है, तो न्यूमेरिकल आने के एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस है। अब बात करते हैं स्टेप अप चॉपर के बारे में। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टेप अप चॉपर में कुछ छोटे से पॉइंट डिस्कस करता हूं कि एक हमने टॉपिक नंबर 3 में भी डिस्कस किया था कि भाई चॉपर होता क्या है, बेसिकली चॉपर का काम क्या है। तो चॉपर मतलब क्या कि सपोज आपके पास अवेबिलिटी ऑफ क्या है बेटा, फिक्स्ड डीसी सप्लाई है। तो अवेबिलिटी ऑफ जो डीसी सप्लाई वो कैसी है, फिक्स्ड नेचर की डीसी सप्लाई। और इस फिक्स्ड डीसी सप्लाई को आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक डीसी ही सप्लाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब वो वेरिएबल डीसी में सप्लाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो फिक्स्ड डीसी सप्लाई मींस क्या है, एक एग्जांपल के बेस पे समझते हैं। सपोज एक हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया कि योर फिक्स्ड डीसी सप्लाई इज 20 वोल्ट और आपने यहाँ पे एक कन्वर्टर यूज किया। इस कन्वर्टर को बोलते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स और विद द हेल्प ऑफ दिस कन्वर्टर्स आपको क्या मिल गया, 10 वोल्ट की डीसी सप्लाई मिल गई। तो दिस इज कॉल्ड एज योर इनपुट वोल्टेज, ये आपका एक इनपुट वोल्टेज हो गया और दिस वन इज कॉल्ड एज योर आउटपुट वोल्टेज, राइट। तो अगर इस केस में आपका जो इनपुट वोल्टेज है, दिस इनपुट वोल्टेज इज व्हाट, ग्रेटर देन एज कंपेयर टू आउटपुट वोल्टेज, सच काइंड ऑफ चॉपर और डीसी टू डीसी कन्वर्टर इज कॉल्ड एज अ स्टेप डाउन चॉपर। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं कि सपोज आपके पास अगेन 20 वोल्ट की डीसी सप्लाई है और आपने एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर यूज किया है, बट यू विल बी गेट 30 वोल्ट ऑफ डीसी सप्लाई। तो यहाँ पर अब आपके पास इनपुट सप्लाई क्या हो गई, 20 वोल्ट, बट आउटपुट सप्लाई क्या हो गई, 30 वोल्ट हो गई, राइट ना। तो दिस आउटपुट वोल्टेज इज मोर एज कंपेयर टू इनपुट वोल्टेज, इट इज कॉल्ड एज अ स्टेप अप चॉपर। तो मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशंस नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पर एक डेफिनेशंस लिखेंगे कि व्हाट इज स्टेप अप चॉपर, राइट। तो सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे स्टेप अप चॉपर। तो राइट, स्टेप अप चॉपर मतलब हम सिंपल या मैथमेटिकल टर्म्स में लिखता हूं मैं यहाँ पर कि इनपुट वोल्टेज इज लेस देन, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू इनपुट वोल्टेज से कम हो, सच काइंड ऑफ चॉपर इज कॉल्ड एज अ स्टेप अप चॉपर। अब स्टेप अप चॉपर डेफिनेशन अंडरस्टैंड करने के बाद सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। और सेकंड पॉइंट हम क्या डिस्कस करते हैं बेटा, हम सेकंड पॉइंट ये डिस्कस करते हैं कि अब इसका सर्किट डायग्राम कैसा हो सकता है। तो सर्किट डायग्राम आपको 3 दिख रहे हैं, बट एक्चुअली वर्किंग एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ एक सर्किट डायग्राम यूज कर रखा है। तो मैं आप उसको उसके बारे में भी बताऊंगा कि वो सर्किट डायग्राम किस तरीके से एक्ट करता है। तो 1 बाय 1 हम सर्किट डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे और सर्किट डायग्राम डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट वाले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप सर्किट को अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आपको सर्किट में एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ पर आपके पास एक इंडक्टर है, तो और ये क्या है, सप्लाई है। तो दिस Vs इज कॉल्ड एज अ सप्लाई वोल्टेज, ये क्या है आपका सप्लाई वोल्टेज। और सप्लाई वोल्टेज इट मींस दिस इज कॉल्ड एज अवर इनपुट वोल्टेज, राइट। और इसके सीरीज में हमने क्या लगा दिया है, एक इंडक्टर लगा दिया है और इंडक्टर के साथ एक क्या कनेक्ट है आपके पास, एक स्विच कनेक्ट है। तो ये स्विच मॉसफेट हो सकता है, IGBT हो सकती है, BJT हो सकता है, व्हाटएवर एज पर द रिक्वायरमेंट। हम यहाँ पर एक स्विच यूज करेंगे, सेमीकंडक्टर स्विच, जो टर्न ऑन और टर्न ऑफ करने का काम करेगा। फिर सीरीज में हमने क्या लगा रखा है, डायोड, और यहाँ पर लोड कनेक्ट कर रखा है। दिस इज अवर एजम्पशंस आउटपुट वोल्टेज। तो ये आउटपुट वोल्टेज एजम्पशंस की पोलैरिटी है और ये आपके पास क्या है, आउटपुट करंट है। तो दिस इज आवर आउटपुट करंट I0, वो भी इसका डायरेक्शन क्या है, अप डाउनवर्ड डायरेक्शन है, राइट। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो ये तो बेसिक मतलब पार्ट हो गया। जब हम इसके सर्किट के बारे में बात करें तो इसका जो वर्किंग है, वर्किंग मोड 1 में डिस्कस करते हैं। तो मोड 1 में हमने क्या कंसिडर किया कि
सपोज लेट वी एज्यूम कि जो स्विच नंबर 1 है, तो स्विच नंबर 1 को हमने क्या कंसीडर कर दिया बेटा, ऑन स्टेट कंडीशन में कंसीडर कर दिया है। जब स्विच नंबर 1 अगर ऑन स्टेट में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब जब वो शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा, सोर्स से जो भी करंट फ्लो होगा वो यहाँ तक जाएगा और वो लीस्ट पाथ फॉलो करेगा, करंट इस डायरेक्शन से होता हुआ इस डायरेक्शन पे चला जाएगा। तो करंट इस पर्टिकुलर केस में I1 जो इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, लेट एज्यूम कि दिस इज कॉल्ड एज I1 करंट। इसको मैंने क्या बोल दिया बेटा, एक I1 करंट है। तो इस केस में इंडक्टर पे एंटरिंग पे पॉजिटिव पोलैरिटी और यहाँ पे क्या आएगी, नेगेटिव पोलैरिटी अकर्ड होगी। तो स्विच के ऑन होने से यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक I1 करंट हुआ और I1 करंट के साथ जो आपका इंडक्टर है वो इंडक्टर में क्या हो गई बेटा, ES हो गया। ES मतलब एनर्जी स्टोर्ड हुई और जिसकी राइट में आपको क्या मिल गया, पॉजिटिव, और इधर क्या मिल गया, नेगेटिव पोलैरिटी अपेयर हो गई। बट क्या आपको ये लोड के साथ कुछ कनेक्टिविटी दिख रही है क्या? यहां से आप सोचेंगे डायोड ऑन होगा, नहीं, क्योंकि यहां पर लीस्ट पाथ मिल गया तो आगे पाथ में करंट फ्लो नहीं होगा। इस वजह से यहां पर आउटपुट वोल्टेज, तो आपका जो लोड का जो सोर्स का जो वोल्टेज था, तो सोर्स वोल्टेज क्या हो गया, डिस्कनेक्टेड हो गया। क्या हो गया, डिस्कनेक्टेड हो गया। और किससे डिस्कनेक्टेड हो गया बेटा, लोड से। तो इस केस में जो आपका आउटपुट वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। दिस आउटपुट वोल्टेज इज कॉल्ड एज जीरो। और इस केस में एक बात और याद रखना कि जो आपका डायोड रहेगा, इट विल नॉट टर्न ऑन। यहाँ पे ये क्या नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। दिस विल नॉट ऑन स्टेट कंडीशन, बिकॉज अगर आप ऐसे सोचेंगे तो हाँ सर ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव बन गया, फॉरवर्ड बायस में चला गया, बट यहाँ का जो लीस्ट पोटेंशियल है ये इसको शॉर्ट सर्किट पाथ दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है। तो वो ऑन नहीं होगा, इट इज एक्ट एज अ ऑफ की तरह एक्ट होगा और आपके पास I1 करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ अब हम मोड 2 की बात करते हैं। अगर सपोज हमने स्विच को क्या कर दिया, ऑफ स्टेट कंडीशंस में रखा, तो जब स्विच को हम ऑफ स्टेट कंडीशंस में रखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सप्लाई से करंट फ्लो होगा और सप्लाई से करंट फ्लो होता हुआ इस डायरेक्शन से ऐसे जाकर इस डायरेक्शन में चला जाएगा, राइट। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, लेट एज्यूम कि लूप नंबर 2 करंट है, इसे आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ लूप 2 करंट। यहाँ पे लूप 2 करंट हो गया। बट अब इंडक्टर ने क्या कर रखा था, फर्स्ट लूप में एनर्जी को स्टोर किया था। अब ये जो स्टोर्ड एनर्जी इंडक्टर क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो जब भी इंडक्टर एनर्जी रिलीज करता है तो जो उसकी नेगेटिव प्लेट है वो क्या बन जाती है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या बन जाता है, नेगेटिव। तो दिस पॉजिटिव बिकम एज अ नेगेटिव, दिस नेगेटिव बिकम एज अ पॉजिटिव। तो अब जो करंट है वो इंडक्टर में से करंट फ्लो होगा, तो वो इंडक्टर से होता हुआ करंट इस डायरेक्शन में एक और करंट यहाँ पर फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जो इंडक्टर की एनर्जी है, आप एक तो पहली बात, जब स्विच को आपने यहाँ पे क्या कर दिया, स्विच इज ऑन स्टेट, स्विच क्या हो गया, ऑफ स्टेट कंडीशंस में हो गया। और इंडक्टर ने क्या कर दिया बेटा, इंडक्टर ने जो एनर्जी स्टोर किया था उसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। इंडक्टर ने एनर्जी रिलीज कर दिया। और जो सोर्स वोल्टेज है वो किससे कनेक्टेड हो गया, द सोर्स वोल्टेज इज कनेक्टेड टू क्या हो गया है, लोड हो गया है। तो सोर्स वोल्टेज इज कनेक्टेड टू, यहाँ पर क्या मिल रहा है, लोड। तो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, बट आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, Vs प्लस इंडक्टर में जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड हुई थी, राइट ना। तो हमें इंडक्टर में जो भी एनर्जी स्टोर हुई थी LdI/dt के फॉर्म में वो भी मिल जाएगी। तो अगर सपोज Vs 10 है तो ये वाला जो वोल्टेज है ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा, तो आउटपुट वोल्टेज आपको क्या मिलेगा, मोर देन मिलेगा। जैसे आउटपुट वोल्टेज मोर देन मिलेगा इनपुट वोल्टेज के कंपैरिजन में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेप अप चॉपर, राइट। तो ये बेसिक मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट हो गया कि इसका बेसिक इंट्रोडक्शन की व्हाट इज डेफिनेशंस ऑफ स्टेप अप चॉपर, सर्किट डायग्राम ऑफ स्टेप अप चॉपर। फिर उसके बाद हमने बात कर दी वर्किंग ऑफ दी स्टेप अप चॉपर। अब वर्किंग के बाद हम इसके डेरिवेशंस के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको नोट्स शेयर कर रखे हैं, उस नोट्स में अगर आप देखेंगे तो मैंने प्रॉपर लिख रखा है, यहाँ पे वर्बली आपको एक्सप्लेन किया कि ये होता कैसा है। अब बात करते हैं डेरिवेशन की। डेरिवेशन क्यों रिक्वायर्ड है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। जब आप जैसे एक क्वेश्चन था यूनिवर्सिटी में, उस क्वेश्चन के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या था, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ स्टेप अप चॉपर। तो वो जो हमने इंट्रोडक्शंस लिखा, वर्किंग लिखा, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल और डिफाइन, ये हो गया। अब डेरिवेशंस के बारे में आता है। तो डेरिवेशन में क्या बोला, डिराइव एंड एक्सप्रेशंस फॉर, है ना, एवरेज आउटपुट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ इनपुट वोल्टेज एंड ड्यूटी साइकिल। तो अगर आप देखेंगे तो जब मैं इसका फाइनल डेरिवेशन डिराइव कराऊंगा तो वो जो फाइनल डेरिवेशंस मिलेगा बेटा वो क्या मिलेगा आपको, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल
इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज अपॉन में क्या मिलेगा 1 माइनस अल्फा, और अल्फा इज कॉल्ड एज अ ड्यूटी साइकिल। अल्फा यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ड्यूटी साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी तो ये आउटपुट वोल्टेज नहीं, ये इनपुट वोल्टेज है, तो सोर्स वोल्टेज के टर्म्स में आएगा। तो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, क्या होता है, इनके बारे में हम बात करते चलेंगे। तो 2 पॉइंट याद रखना कि जब मोड 1 ऑपरेशन था तो इंडक्टर ने एनर्जी को स्टोर किया, और मोड 2 था तो मोड 2 में इंडक्टर ने एनर्जी को क्या किया, रिलीज किया, जिससे हम आगे का जो डेरिवेशन है उस डेरिवेशन को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए, तो अब एनर्जी स्टोर्ड हो गई, अब मैं डेरिवेशंस के बारे में बात करता हूं कि इसका डेरिवेशन हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। तो डेरिवेशन बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोड 1 के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम या मोड 1 की बात नहीं, मतलब जब हमने स्विच, मोड 1 मतलब क्या हो गया, टी ऑन टाइम, जब स्विच आपका क्या था बेटा, ऑन स्टेट कंडीशन में था। तो ऑन स्टेट कंडीशन में जो भी एनर्जी थी, हम उस एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो ऑन स्टेट कंडीशन में जो एनर्जी रहेगी तो उसमें जो पावर है टी ऑन है ना, ऑन पावर इनटू हमने क्या कर दिया, टाइम। अगर एनर्जी की बात करें तो पावर इनटू क्या करते हैं बेटा, टाइम करते हैं। अगर वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, है ना, सोर्स वोल्टेज, और सोर्स वोल्टेज के बाद जो करंट फ्लो हुआ, और ऑन टाइम मतलब टी ऑन टाइम में हमने मेंशन कर दिया। पावर मतलब क्या, वोल्टेज इनटू करंट। जब इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है ना, जिस ड्यूरेशन में इंडक्टर ने अपनी क्या करा, एनर्जी स्टोर किया, तो उसको E1 लेटर से लिख रहे हैं, तो वो क्या करेगा, एनर्जी स्टोर, टोटल वोल्टेज, और करंट क्या करता है, एक्सपोनेंशियली राइज होता है और एक्सपोनेंशियली डिके होता है। तो लेट एक्सपोनेंशियली राइज और एक्सपोनेंशियली डिके को मैं मीन और मैक्स कंसीडर कर लेता हूं, राइट ना। तो अब आपके समझ नहीं आया होगा कि मीन और मैक्स क्या होता है। तो देखो, एक्सपोनेंशियली राइजिंग लीनियराइज फॉर्म में, एक्सपोनेंशियली डिके, एक्सपोनेंशियली राइज, एक्सपोनेंशियली डिके। तो मैं इसका क्या करता हूं, मीन वैल्यू निकाल देता हूं। तो I1 और I2 करके मैंने 2 करंट कंसीडर कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, देन अगेन टी ऑन, तो यहाँ पे क्या कर दिया, टी ऑन कर दिया। तो दिस इज पावर और दिस इज क्या हो गया, टाइम। तो ये क्या बन गई, एनर्जी। तो दिस इज योर इंडक्टर एनर्जी। ये क्या हो गई, इंडक्टर की स्टोर्ड एनर्जी हो गई। तो अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो इस वेवफॉर्म को भी हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जब मैं आपको डेरिवेशन के बाद वेवफॉर्म सिखाऊंगा तब इसके बारे में भी बताऊंगा। तो ये पहला पार्ट हुआ व्हेन ड्यूरिंग द ऑन स्टेट कंडीशंस। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो ये क्या हुआ, जब स्विच ऑन था, तो ये पहला मोड था जब हमने स्विच को क्या कंसीडर किया था, ऑन किया था। तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड हुई वो हमने मेंशन कर दिया। पैरेलली अगर मैं यहाँ पे एवरेज करंट के बारे में बात करूं तो एवरेज करंट क्या हो गया, है ना। तो एवरेज करंट हमने मेंशन कर दिया भाई, मीन करंट, है ना, मतलब मिनिमम वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय 2। तो ये आपका इंडक्टर का क्या हो गया, एवरेज करंट हो गया। नेक्स्ट, अब इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी Vs जो हम लिख रहे थे, इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी की बात करें तो इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी, L या मतलब या Vs बोल दीजिए, या जितनी वोल्टेज है उतना एनर्जी स्टोर्ड होगा, वोल्टेज होगा। तो VL या इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज, तो इंडक्टर के क्रॉस हम वोल्टेज क्या लिखते हैं, VL इज इक्वल्स टू LdI/dt लिखते हैं। दिस इज इंडक्टर वोल्टेज। ये ऑन स्टेट कंडीशन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं ऑफ स्टेट कंडीशन में, ठीक है। तो जब आपने स्विच को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, तो दिस पार्ट इज पार्ट 1, है ना, इसको ऑन बोल देते हैं। अब हमने क्या कंसीडर किया, मोड 2 में वर्किंग के अकॉर्डिंग स्विच को आपने क्या कंसीडर कर लिया, ऑफ कंसीडर कर लिया। जब स्विच को ऑफ कर लिया तो इंडक्टर की अगर मैं इस केस में एनर्जी निकालूं तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ऑफ ड्यूरेशन की पावर इनटू ऑफ टाइम। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑफ ड्यूरेशन की पावर अपॉन ऑफ टाइम। तो अगर मैं सपोज ऑफ पावर के बारे में बात करूं तो आउटपुट वोल्टेज माइनस क्या हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ये ऑफ ड्यूरेशन की पावर क्या है ना। तो एग्जैक्टली अब अगर सपोज हम प्रीवियस सर्किट डायग्राम के बारे में देखें तो इस वाले नोड पर क्या मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, सोर्स वोल्टेज मिल रहा है। जब ये स्विच ऑफ है तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है माइनस सोर्स वोल्टेज करेंगे तो रिमेनिंग वोल्टेज का आपको वैल्यू मिल जाएगा। बट उस केस में भी आपका करंट फ्लो हो रहा था, इस केस में भी करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है तो ये करंट अभी भी कैसा है, एवरेज करंट। अगर एवरेज करंट फ्लो हो रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 प्लस ऑफ क्या लिख सकता हूँ, I2 डिवाइड बाई 2, राइट। तो एवरेज करंट, और साथ में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, टी ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या कर दिया, टी ऑफ टाइम कर दिया। तो ये सारा टर्म्स यहाँ पे जो मिल गई इंडक्टर की, आपके पास क्या मिल गई, स्टोर्ड एनर्जी हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो आपके लिए 2 इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, वो है इक्वेशन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के बारे में बात करते हैं। तो सपोज
आपको ये दोनों इक्वेशंस इंपॉर्टेंट, तो लेट अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैलेंस, है ना, एनर्जी बैलेंस के बारे में बात करते हैं। तो इंडक्टर में जितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई उतनी ही एनर्जी क्या करेगी बेटा, रिलीज करेगी। तो अब क्या बोलते हैं, स्टोर्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू रिलीज एनर्जी। तो आपने क्या कर दिया, व्हेन स्विच इज ऑन इंडक्टर स्टोर्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हेन स्विच विल बी ऑफ इंडक्टर रिलीज एनर्जी, राइट। तो दोनों का आपका इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से रिलेशन पता है, तो आपने क्या कर दिया, Vs अपॉन में क्या कर दिया, I1 प्लस ऑफ क्या कर दिया, I2 डिवाइड में आपने क्या कर दिया 2, और यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, T ऑन टाइम लिख दिया, इक्वल टू। अगर इक्वेशन 2 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज माइनस सोर्स वोल्टेज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एवरेज करंट। तो एवरेज करंट क्या रहा आपके पास, दिस इज योर एवरेज करंट, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपके पास, T ऑफ टाइम आ जाएगा, राइट। तो अगर हम थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट को फोकस करें तो दिस एवरेज करंट फ्रॉम दिस एवरेज करंट विल बी कैंसिल आउट। अगर जैसे ही ये कैंसिल आउट होता है तो हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशंस क्या आ जाएगा, वोल्टेज इनटू क्या हो जाएगा, ऑन टाइम, वोल्टेज इज इक्वल्स टू ऑन टाइम। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज माइनस आउटपुट वोल्टेज माइनस सोर्स वोल्टेज मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं बेटा, हम ऑफ टाइम कर सकते हैं। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं, आउटपुट वोल्टेज को वन साइड लेके जाते हैं और इनपुट वोल्टेज को वन साइड। अगर मैंने इसमें सपोज मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, T ऑन इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, Vs इनटू क्या मिलेगा आपके पास, T ऑफ टाइम मिलेगा, माइनस क्या लिख सकता हूँ, V ऑफ S इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ बेटा, T ऑफ, मतलब मैंने T ऑफ का दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब आउटपुट वोल्टेज है, ये भी आपके पास, सॉरी ये इनपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज है, और ये आपके पास आउटपुट वोल्टेज है। तो आउटपुट वोल्टेज वाले को आउटपुट वोल्टेज की तरफ और इनपुट वोल्टेज वाले को हम इनपुट वोल्टेज की तरफ लेके चलते हैं, राइट। तो सपोज अगर मैंने इस तरीके से डेरिवेशन डिराइव किया तो मैं अब यहाँ क्या लिख सकता हूँ, सोर्स वोल्टेज इनटू क्या लिख सकता हूँ, ऑन टाइम, माइनस की टर्म्स इधर जाएगी तो क्या बन जाएगी, प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Vs इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, T ऑफ इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज इनटू क्या मिलेगा, T ऑफ टाइम मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, T ऑफ टाइम। यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, V ऑफ S कॉमन निकाल सकते हैं। तो जैसे ही V ऑफ F कॉमन निकालेंगे तो T ऑन टाइम प्लस क्या हो जाएगा आपके पास बेटा, T ऑफ टाइम हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज अपॉन क्या लिख सकते हैं हम, T ऑफ वोल्टेज लिख सकते हैं। ये दोनों टर्म्स मिल गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में आउटपुट वोल्टेज बराबर लिखना है, तो अगर आउटपुट वोल्टेज बराबर लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू, है ना, तो ये रहा आउटपुट वोल्टेज, डिवाइड में चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास T ऑन टाइम प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, T ऑफ टाइम, और अपॉन में हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, T ऑफ टाइम लिख सकते हैं, राइट। और इस ब्रैकेट को बंद करने के बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सोर्स वोल्टेज। तो ये आपका अभी ड्यूटी साइकिल बनाना है। अब ड्यूटी साइकिल क्या होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि ड्यूटी साइकिल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं। तो ये वाला आप इसको इक्वेशन नंबर 3 देके होल्ड कर सकते हैं, ताकि आगे से मैं डेरिवेशन डिराइव करूँ तो आपको समझ में आ जाए। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं। अभी हमारा डेरिवेशन कंप्लीटली डिराइव नहीं हुआ है, तो अभी हमें इक्वेशन को कंटिन्यू करना है। तो जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशंस आया वो क्या आया, अभी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, T ऑन टाइम प्लस ऑफ क्या मिल गया आपके पास, T ऑफ टाइम, और अपॉन में आपने क्या कर दिया, यहाँ पे T ऑफ टाइम कंसीडर कर दिया। देन यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया, सप्लाई वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके पास एक्सप्रेशंस आ गया है, राइट। तो अगर मैं सिंस की बात करूं, अगर सपोज सिंस की बात करूं तो जो T ऑन टाइम होता है और प्लस क्या होता है, T ऑफ टाइम होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ टोटल टाइम। इसे क्या बोलते हैं बेटा, टोटल टाइम, है ना। जैसे हमने रिप्रेजेंट क्या कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज अ टोटल टाइम। तो जो भी आपका टर्न ऑन टाइम है उसको हमने ये कंप्लीट साइकिल, एक पीरियड का हमने टाइम मेंशन कर दिया, ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम। अब अगर मैं नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करूं कि ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है, तो T ऑन टाइम प्लस क्या होता है, T ऑन टाइम प्लस ऑफ क्या होता है, T ऑफ टाइम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्यूटी साइकिल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा लेटर। तो यहाँ पर आपके पास ये रिलेशन मिल गया। अगर मैं सपोज T ऑन बराबर कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, T ऑन मल्टीप्लाई अल्फा प्लस क्या कर सकता हूँ, T ऑफ मल्टीप्लाई क्या कर सकता हूँ, अल्फा कर सकता हूँ, राइट। ये टर्म्स मिल गई। अब मैं ऑन टाइम बराबर निकालना चाहता हूँ तो इसको मैंने इधर लेके गया, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, T ऑन, और माइनस इधर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, T ऑन इंटू अल्फा, और इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे T ऑफ, और T ऑफ के साथ क्या लिख सकता हूँ, अल्फा। यहाँ से T ऑन टाइम को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस मेरे पास क्या बच गया, अल्फा, और इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास, T ऑफ इंटू क्या हो गया, अल्फा, राइट। ये टर्म्स आ गया। अगर मैं ऑन टाइम अपॉन ऑफ टाइम लिखूं तो अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सॉरी
ठीक है, आई बन गया। तो इसको अगर हम बात करते हैं तो टी ऑन, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड में क्या कर दिया मैंने, टी ऑफ, ऑन टाइम अपॉन ऑफ टाइम, मतलब इसको इधर लेके गया तो यहाँ पे क्या बना, अल्फा डिवाइडेड क्या बना, 1 माइनस अल्फा बन गया। तो एक ऑन टाइम अपॉन ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू आपके पास क्या मिल गया, ये टर्म्स मिलना स्टार्ट हो गई। तो टी ऑन अपॉन टी ऑफ, तो ये रिलेशंस कैसे यूज होगा, मैंने सिर्फ एक ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला लगाया, उसके थ्रू इस डेरिवेशन को क्या कर दिया, कंप्लीटली डिराइव किया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सपोज इसको कंटिन्यू करता हूं कि भाई इसमें किस तरीके से हम रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या मतलब बेसिक पार्ट हो सकता है, उनके बारे में बात करते हैं, राइट। तो टोटल टाइम के अपॉन में आपके पास जो टाइम मिला है, तो अगर यहाँ पर सपोज मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट करूं और कंप्लीट डिस्क्राइब करूं कि कैसे हो सकता है, तो अगर यहाँ देखूं तो ये आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ लिख सकता हूं ऑन टाइम अपॉन क्या लिख सकता हूं बेटा, ऑफ टाइम लिख सकता हूं, और प्लस ऑफ टाइम अपॉन ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Vs हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप पे ये ऑन टाइम अपॉन ऑफ टाइम बराबर क्या आ गया आपके पास, ये वाली टर्म्स आ गई है। तो अब यहाँ पे अगर आप आउटपुट वोल्टेज बराबर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा, और प्लस में आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में क्या कर सकते हैं, Vs। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं ना, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस है ना, ये जाएगा तो क्या होगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा, डिवाइड में क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Vs। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ये प्लस अल्फा से ये माइनस अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू क्या मिला, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा ब्रैकेट क्लोज इनटू क्या मिल गया, Vs। तो दिस इज कॉल्ड एज डेरिवेशंस ऑफ आउटपुट वोल्टेज, जो पूछा था उसने, ठीक है, क्वेश्चन में कि भाई आउटपुट वोल्टेज किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल टर्म्स में आप इसको डिराइव कर सकते हैं। मैं अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूँ कि अगर मैं इसकी वेवफॉर्म डिस्कस करना चाहता हूं तो इसकी वेवफॉर्म कैसे होगी। मैं यहाँ पे भी वेवफॉर्म बनाऊंगा, पर मैं सपोज कंसीडर करके चलता हूँ एक एक पॉइंट पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि ये टाइम है, दिस इज टाइम, है ना, ये टाइम है, ये आपके पास एक और टाइम, हमने टाइम मेंशन कर दिया। यहाँ की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये Vs हमने सप्लाई वोल्टेज कंसिडर कर लिया। तो अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो दिस इज माई सप्लाई वोल्टेज, ये सप्लाई वोल्टेज हो गया, और इस ड्यूरेशन को मैंने ऑन टाइम बना दिया, इस ड्यूरेशन को मैंने ऑफ टाइम बना दिया। फिर स्विच को ऑन करेंगे, फिर स्विच को क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, तो प्रोसेस क्या होती रहेगी बेटा, रिपीट होती रहेगी। तो सपोज जब स्विच आपके पास ऑन था तो आपका जो वोल्टेज था, आउटपुट वोल्टेज, वो आउटपुट वोल्टेज क्या आ गया, 0। क्यों आया आउटपुट वोल्टेज 0, क्योंकि सोर्स इज नॉट कनेक्टेड टू लोड आ गया था, तो ये ऑन टाइम में आउटपुट वोल्टेज 0 आ गया। बट जैसे ही आपने स्विच को क्या किया, ऑफ किया, तो पहले सोर्स लोड से कनेक्ट हुआ, तो इस सोर्स से लोड का वोल्टेज आ गया, और इंडक्टर का वोल्टेज और ऐड हो गया, तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज आपको इस ड्यूरेशन में मिला। फिर से स्विच को ऑन किया तो आपका आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये आपकी वेवफॉर्म बन गई बेटा आउटपुट वोल्टेज की। अब सपोज मैं बनाना चाहता हूं किसकी, करंट की वेवफॉर्म, आउटपुट करंट की वेवफॉर्म बनाना चाहते हैं। तो जब स्विच ऑफ रहता है तो इंडक्टर एनर्जाइज्ड होता है, तो एक्सपोनेंशियली करंट ने क्या कर दिया, राइज कर दिया। जब स्विच क्या होता है आपका ऑफ होता है तो करंट, इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इंडक्टर ने एनर्जी रिलीज कर दिया, फिर इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर किया, फिर इंडक्टर ने यहाँ पे क्या कर दिया, एनर्जी रिलीज कर दिया। तो दिस इज आई मिनिमम, ये क्या हो गया, आई मिनिमम, और दिस इज कॉल्ड एज आई मैक्सिमम, जिसको मैंने यहाँ पे डेरिवेशन में I2 यूज कर रखा है, और इसको क्या यूज कर रखा है बेटा, I1 टर्म्स में यूज कर रखा है। तो एक्सपोनेंशियली राइज और एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है, यहाँ आपको लीनियर फॉर्म में दिख रहा होगा, राइट। बट ये कंप्लीट आपके पास ऑप्शन है। अगर सपोज मैं आउटपुट करंट की बात करूं तो ये तो हमने इंडक्टर के करंट के, सॉरी ये आउटपुट करंट नहीं, इंडक्टर का करंट हो गया, ठीक है, या इसको सोर्स करंट भी बोल सकते हैं। तो अगर आउटपुट करंट की बात करें तो जब सोर्स लोड से कनेक्ट नहीं है तो लोड में कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, और जब लोड में करंट फ्लो हुआ तो करंट आपके पास गया और फिर एक्सपोनेंशियली क्या होगा, डिके होगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। तो दिस इज योर वेवफॉर्म। तो मैंने इस वेवफॉर्म को यहाँ पर भी बनाया है, पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा था, टाइम सेव हो सके इसलिए। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। दिस टॉपिक इज ओवर, एनालिसिस ऑफ स्टेप अप चॉपर, डेरिवेशन पार्ट, डेफिनेशन पार्ट, सर्किट डायग्राम इज ओवर। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की, कि इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो जो भी न्यूमेरिकल में डिस्कस कर रहा हूँ वो सारे PYQ न्यूमेरिकल्स है। तो जैसे पिछले साल जो क्वेश्चंस आया 7 या 8 मार्क्स का क्वेश्चंस होगा, क्या लिखा है, स्टेप अप चॉपर हैज अ इनपुट वोल्टेज। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए बेटा, गिवन डेटा लिखना चाहिए।
है ना, कि भाई क्या दिया हुआ है। तो अगर मैं सपोज आप इसको इनपुट वोल्टेज को Vs लिख सकते हैं, है ना, V इन लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है ना, इनपुट जो भी लिखना है आपको, इनपुट लिखना है इनपुट लिख दीजिए, है ना, या Vs लिखना है तो Vs के टर्म में भी आप क्या कर सकते हैं, उसको मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया कि दिस इज ओवर इनपुट वोल्टेज, हाउ मच इनपुट वोल्टेज इज 220 वोल्ट आपके पास गिवन है। सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, एंड आउटपुट वोल्टेज इज दिस। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आउटपुट वोल्टेज मेरे पास गिवन है कितना, 660, मतलब कौन सा चॉपर हो गया, स्टेप अप चॉपर, 220 से 660 तक चले गए, मतलब क्या हो गया, स्टेप अप चॉपर हो गया। एंड इफ द कंडक्टिंग टाइम ऑफ चॉपर इज, तो मुझे टी कंडक्टिंग टाइम मतलब क्या हो गया, ऑन टाइम हो गया। नॉन कंडक्टिंग टाइम बोलता तो क्या हो जाता, ऑफ हो जाता। दिस इज 100 माइक्रोसेकंड का आपके पास टाइम दिया। कैलकुलेट द विड्थ ऑफ आउटपुट वोल्टेज, तो अब मुझे आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, वो भी किसका, जब आपकी विड्थ मतलब क्या होता है वो बताता हूं, जब आपके पास ऑफ हो, है ना। तो अगर आप इस वेवफॉर्म में देख रहे हैं तो यहाँ पर ऑफ था, ये वाला वोल्टेज कैलकुलेट करके देखना है। दिस इज विड्थ ऑफ आउटपुट वोल्टेज, ये विड्थ बन गई आपके पास एक, है ना। इस विड्थ को आपको क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करके देना आउटपुट वोल्टेज। तो ये क्वेश्चन मार्क कर देते कि भाई ये हमें कैलकुलेट करना है। नाउ स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्या पता है, फॉर्मूला हमें पता है। फॉर्मूला किसका फॉर्मूला पता है बेटा, हमें एक पार्ट कंप्लीट हो गया, हमें फॉर्मूला पता है स्टेप अप डाउन चॉपर, स्टेप अप चॉपर का। तो स्टेप अप चॉपर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस क्या होता है, अल्फा इनटू क्या होता है, Vs। अगर आप यहां से देखते हैं तो आपको क्या क्या चीजें पता है वो देखिए। तो आपको आउटपुट वोल्टेज पता है, इनपुट वोल्टेज पता है, तो पता क्या नहीं है, अल्फा, मतलब ड्यूटी साइकिल नहीं पता है, तो आप ड्यूटी साइकिल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूं तो ड्यूटी साइकिल के साथ, तो इसके मुझे क्या मिलेगा, ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस क्या मिल जाएगा, इनपुट वोल्टेज, है ना। इनपुट वोल्टेज अपॉन में क्या लिख सकता हूं मैं बेटा, आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूं तो क्या आ जाएगा, सिर्फ रीअरेंज किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, राइट। अगर सपोज यहाँ पे देखिए तो इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू कितना आ गया, 220 वोल्ट, और आउटपुट वोल्टेज इज कितना, 660, है ना। तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा, परसेंटेज में तो नहीं बट ये आएगा 0.667 आएगा। एक बार कैलकुलेटर से चेक करिए। अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बोले तो हम इसको क्या बोलेंगे, 66.67% का आपके पास क्या है, ड्यूटी साइकिल है आउट ऑफ 100। क्यों परसेंटेज में इसलिए लिख रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी साइकिल इज ऑलवेज हैविंग 0 to 1, है ना, 100% तक रह सकती है। तो ये 66% हो गया। नाउ अगर ड्यूटी साइकिल कैलकुलेट कर लिया तो हमने डेरिवेशंस में एक और डिराइव क्या कर रखा था बेटा, कि जो आपका ड्यूटी साइकिल है अल्फा, है ना, तो अल्फा इज इक्वल टू हमने ये डिराइव कर रखा था, ठीक है। तो अभी मैं यहां से देखो तो ये क्या टोटल टाइम है, दिस इज कॉल्ड टोटल टाइम, ये ऑन टाइम है। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को यूज करूं तो नेक्स्ट में अगर मैं सपोज मुझे अल्फा पता चल गया तो मैंने क्या बोल दिया, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, ऑन टाइम अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम, राइट ना। टी इज कॉल्ड एज टोटल टाइम, तो टी ऑन प्लस टी ऑफ हो गया। तो मुझे ऑन टाइम पता है क्या, यस। तो मुझे ऑन टाइम कितना दे रखा है, 100 माइक्रो सेकेंड का दे रखा है। और टी पता है क्या, नहीं। पर अल्फा पता है क्या, यस। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आया है मेरे पास, अल्फा इज इक्वल टू है मेरे पास 0.667। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करके सॉल्व करूं तो टोटल टाइम कितना मिल जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 150 माइक्रो सेकेंड। दिस इज योर टोटल टाइम। अगर टोटल टाइम मिल गया तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, टी ऑफ टाइम भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, टी ऑफ टाइम। तो अगर मैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करूं तो मेरे को पता क्या है बेटा, मुझे ये पता है कि टी ऑन प्लस क्या होता है, टी ऑफ इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है टी। तो यहाँ पे ऑन टाइम कितना है, 100 है, और ऑफ टाइम हमें पता करना है। और ये टोटल टाइम कितना दे रखा है, दिस टोटल टाइम इज इक्वल टू 150 दिया नहीं, हमने कैलकुलेट किया है। तो अगर मैं यहाँ से ऑफ टाइम कैलकुलेट करूंगा तो ऑफ टाइम मुझे कितना मिल जाएगा, 150 में से 100 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 50 आ जाएगा। दिस इज 50 योर टाइम, राइट। तो उसने क्या बोला था कि विड्थ ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, तो ये जो आपकी वैल्यू दिख रही है, दिस इज विड्थ ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। ये आपका फाइनल आंसर आ गया बेटा, विड्थ ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। अब सपोज एग्जामिनर जब इसको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं कि भाई चलो इसका 1 नंबर दे दो, क्वेश्चन तो समझ आया,
अगर आप ये कैलकुलेट करते हैं 2 नंबर दे दो, ये कैलकुलेट करते हैं 2 नंबर दे दो, ये कैलकुलेट करते हैं 2 नंबर दे दो, 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप आप न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं, अबाउट स्टेप अप चॉपर। तो ये मैंने एक मेरे पास ऑलरेडी सॉल्व था, मैंने आपके लिए सॉल्व करके लिख दिया। आप इस तरीके से एक बार प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं, यही आपके पास आंसर है, ताकि कैलकुलेशंस करने की जरूरत ना पड़े लाइव सेशंस में। इस वजह से मैं पहले से करके रखा है। सपोज मैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की बात करता हूं, तो न्यूमेरिकल नंबर 2 को पढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या बोलता है वो देखिए, क्या लिखा है कि स्टेप अप चॉपर हैज अ इनपुट वोल्टेज। मतलब अगर हम गिवन डेटा की बात करें तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, गिवन डेटा, है ना। तो गिवन क्या क्या डाटा आपके पास गिवन है वो देखते हैं। तो फर्स्ट इज इनपुट वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 150 वोल्ट। द आउटपुट वोल्टेज नीडेड टू 450 वोल्ट। मतलब आपको वो नीडेड बोल रहा है, बट आपको ये तो पता है कि आउटपुट वोल्टेज कितना चाहिए, 450 वोल्ट चाहिए। गिवन दैट द थायरिस्टर बोले मतलब स्विच बोल रहा है, हैज कंडक्टिंग टाइम इज दिस। कंडक्टिंग टाइम बोल दिया, अगर कंडक्टिंग टाइम बोल दिया मतलब क्या बता दिया, टी ऑन, और टी ऑन इज इक्वल्स टू 150 माइक्रो सेकेंड दे रखा है। सॉरी, ठीक है। अब मैं बात क्या करते हैं आगे, कैलकुलेट दी चॉपिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ पे आपको कैलकुलेट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी, चॉपिंग फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करना है। अभी चॉपिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है हम वो भी डिस्कस करेंगे, क्या उसका आंसर आता है। इफ टी ऑन, मतलब एक और कंडीशन दिया, जब टी ऑन कितना हो आपके पास, हेवल्ड हो, ठीक है, डबल हो, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ट्वाइस करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। कीपिंग चॉपिंग फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, है ना, जब चॉपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखे, व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज भी उसने पूछ रखा है। तो क्वेश्चन समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। 1 बाय 1 हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्वेश्चन में क्या सॉल्व कर रहे हैं। तो सपोज ये आपके पास एक गिवन डेटा हुआ, बेस्ड ऑन दिस गिवन डेटा अगर मैं नेक्स्ट चीज फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो मुझे अगर मैं इसमें क्या पता है, मुझे ड्यूटी साइकिल निकाल सकता हूं। मैं क्यों निकाल सकता हूं, मुझे पता है आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस अल्फा इंटू क्या होता है, वीएस होता है। तो यहां से सब चीज पता है आपको, सिर्फ क्या नहीं पता है बेटा, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू, ड्यूटी साइकिल नहीं पता है। तो अगर इसको रीअरेंज करके जैसे हमने प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल में लिखा था, ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू इस तरीके से लिखा हुआ था। तो अगर मैं सपोज इसी पॉइंट से यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस इनपुट वोल्टेज अपॉन में क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज। कैलकुलेट करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तो आपको क्या मिल जाएगा, ड्यूटी साइकिल मिलेगा। तो दिस ड्यूटी साइकिल इज 1/3। तो मैं वैल्यू पुट करके कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप उसे कैलकुलेट कर लेना। ड्यूटी साइकिल अगर मैंने जैसे कैलकुलेट कर दिया कि भाई आपका जो ड्यूटी साइकिल है टी टाइम जो है वो मैंने मेंशन कर दिया कि 1/3 है। 1/3 मतलब 66% के अराउंड ही आ रहा है। अब अगर मुझे ड्यूटी साइकिल पता चल गया तो मैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या सोच सकता हूँ कि मैं क्या टोटल टाइम निकाल सकता हूँ। क्या, तो टोटल टाइम कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो प्रीवियस वाले फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, ऑन टाइम प्लस क्या होता है, ऑफ टाइम, राइट ना। तो अगर मैंने ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम यहाँ कंसिडर कर दिया, राइट जी, 1 मिनट दीजिएगा, ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम कैलकुलेट